नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और इसका शीर्षक है द श्रिंकिंग। और इस एडिटोरियल में बात की गई है जो हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा वर्क वीज़ा के ऊपर बैन लगाया गया है दिसंबर 2020 तक, और इससे किस तरीके से भारत के आईटी सेक्टर में प्रभाव पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये लिंक होता है डायरेक्टली जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अंतर्गत इसको लिंक कर सकते हैं बायलैटरल रिलेशंस के साथ, जहाँ की इंडिया यूएस रिलेशंस पे इस तरीके के H1B वीज़ा पर जो बैन लगाया गया है, टेम्परेरी बैन, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि मसला क्या है। तो 22 जून को प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया और जिसके द्वारा एक टेम्परेरी बैन लगाया गया है सारे वर्क वीज़ाज के ऊपर, जिसमें कि एक मेजर वर्क वीज़ा जो भारत के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है H1B, और ये स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस के लिए दिया जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट लेते हैं भारत की आईटी सेक्टर की कंपनीज और यूएस की जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जिनको शॉर्ट में गाफा भी कहा जाता है, जिसमें कि आपका गूगल है, एप्पल है, फेसबुक है और अमेज़न आता है। तो ऐसी कंपनियों के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, और इन सारी कंपनीज ने अपना रोष भी व्यक्त किया है कि इस तरीके का निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। और कई सारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये जो वर्क वीज़ा वाला बैन लगाया है, इसके द्वारा यूएस इकोनॉमी पर भी विपरीत असर पड़ेगा, और जो इकोनॉमिक रिकवरी की बात हो रही है उसमें भी शायद देरी आएगी अब। तो ये यूएस के लिए भी उतनी ही चिंता का विषय है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब इसको साइन किया है तो उनका मानना यह है कि इससे अमेरिकन जॉब्स बचेंगे अमेरिकन्स के लिए। और ख़ास तौर से अगर अप्रैल का डेटा देखा जाए अमेरिका के जॉब्स को लेकर, तो वहाँ करीब करीब 15% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। लेकिन अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी सेक्टर की, जहाँ की सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा इस्तेमाल होता है, तो वहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट की दर है वो सिर्फ 2.5% के करीब है। तो कई सारे एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जो निर्णय है, इसमें कहीं ना कहीं वो अपना इलेक्शन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो री इलेक्शन इनका नवंबर में ड्यू है यूएस में। तो उस पर नज़र रखते हुए ये अपना जो एंटी इमिग्रेंट वाला स्टैंड है उसको और ज़्यादा पक्का कर रहे हैं। और यहाँ हमें ये भी जानना चाहिए कि जो H1B वीज़ा है, इसको यूएस कांग्रेस ने 1952 में शुरू किया था, और तब इसे H1 वीज़ा के नाम से जाना जाता था। और ये तब शुरू किया गया था स्किल्ड वर्कर्स के लिए, जिनके पास कोई विशेष मेरिट या एबिलिटी हो। और इसके बाद इसको 1990 में 2 भागों में विभाजित किया गया, और एक हो गया H1A और दूसरा हो गया H1B। H1A रह गया नर्सेस के लिए और H1B हो गया स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस के लिए, यानी कि जो विशेष कार्य हैं। और H1B वीज़ा से ही जुड़ा हुआ है H4 वीज़ा, जो कि H1B वीज़ा के डिपेंडेंट को दिया जाता है, यानी कि उनकी पत्नी या अनमैरिड बच्चों के लिए होता है। और साथ ही साथ एक वीज़ा होता है L1, ये यूज़ होता है इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र्स के लिए। तो जैसे कोई यूएस की कंपनी है जिसका इंडिया में भी ऑफिस है, तो वो अपने इंडियन ऑफिस के एम्प्लॉय को L1 वीज़ा के अंतर्गत इंडिया से ट्रांसफ़र करके यूएस बुला सकती है, तो वहाँ L1 वीज़ा का इस्तेमाल होगा। और एक और वीज़ा का टाइप है वो है H4EAD। तो H4 वीज़ा होता है स्पाउस के लिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो H1B वीज़ा लेकर यूएस गया हुआ है तो उसका स्पाउस के लिए H4 वीज़ा दिया जाता है। लेकिन ये H4 वीज़ा
उन्हें काम करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन जब H4 EAD वीज़ा ले लिया जाता है तो उनको काम करने की अनुमति मिल जाती है, और इसके लिए कई सारी कंडीशंस हैं। और अब जो यूएस का रुख है H1B वीज़ा को लेकर, तो वहाँ यूएस ने ये कहा है कि हमें दुनिया के सबसे बेस्ट और ब्राइटेस्ट लोग चाहिए, हमें लो पेड वर्कर नहीं चाहिए जो कि अमेरिकन जॉब्स को छीन रहे हैं। तो यहाँ कुछ सच्चाई भी है जो यूएस चाह रहा है, क्योंकि बहुत सारी आईटी कंपनीज, वो चाहे भारत की हो चाहे यूएस की हो, वो इसका उपयोग इस तरीके से भी कर रही हैं कि जो इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको कम पैसे पे यूएस में ले जाकर उनसे काम करवाया जाता है, और इससे जो अमेरिकन वर्कर है जो कि ज़्यादा पैसे लेगा उसी जॉब के, तो उसको जॉब नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट का इस चीज़ को रोकने का प्लान है। और जो बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट की बात है, तो H1B वीज़ा के लिए पहले लॉटरी हुआ करती थी, ये लॉटरी के द्वारा दिया जाता था, लेकिन अब इसमें ये परिवर्तन लाया जा रहा है कि इसको मेरिट बेस्ड किया जाएगा, और जो हाईली पेड एम्प्लॉयज़ होंगे कि जिनको बहुत ज़्यादा वेतन मिलता है, वैसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी H1B वीज़ा के लिए, जिससे कि अमेरिकन जॉब्स, जो लो पेड अमेरिकन जॉब्स हैं, उन पे खतरा ना बने। और एक और बात जो यहाँ ध्यान रखने की है कि अभी फ़िलहाल इंडियन आईटी सेक्टर पे इस बैन का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कोविड-19 की वजह से ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हैं और सारा काम जनरली वर्क फ्रॉम होम मोड पे हो रहा है और क्लाउड सर्विसेज के द्वारा। तो इस चीज़ के चलते बहुत ज़्यादा नियर टर्म इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इंडियन आईटी सेक्टर पर, लेकिन आगे के लिए इंडियन आईटी सेक्टर को H1B वीज़ा की अपनी डिपेंडेंस को कम भी करना पड़ेगा, और जो इनोवेशन और जो अच्छा कार्य इंडियन आईटी इंजीनियर्स यूएस जैसी जगह में जाके करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार और इंडियन आईटी सेक्टर को मिलके भारत में ही ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना होगा कि ये कार्य भारत में हो सके और भारत इनोवेशन में आगे बढ़ सके। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल में यही बताया है कि 22 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो अत्यधिक कुशल श्रमिक हैं उनके लिए जारी होने वाले H1B वीज़ा सहित अन्य सभी वीज़ा को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दे दिया है, और ये दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। और इसकी मुख्य वजह जो अमेरिकी सरकार बता रही है, वो ये बता रही है कि जो कोविड-19 के द्वारा जो श्रम बाजार में असाधारण मंदी आई है और उससे अमेरिकी श्रमिकों के जॉब्स जो छिन गए हैं, उनको बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन साथ ही साथ एडिटोरियल ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं इसमें राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा अपने चुनाव के लिए भी तैयारी दिखती है, क्योंकि उनका हमेशा से एक एंटी इमिग्रेशन स्टैंड रहा है, और ख़ासतौर से उन्होंने पहले इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ काफ़ी एक्शंस लिए हैं, और अब वो लीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ भी ऐसे एक्शंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो ट्रंप प्रशासन है वो बेरोजगारी से लेकर अपराध तक सारी समस्याओं के लिए प्रवासियों यानी इमिग्रेंट्स को ही दोषी ठहराता है। और एडिटोरियल ये कहता है कि इस तरीके की जो संकीर्ण और अल्पकालिक राजनीतिक विचार हैं, इनसे शॉर्ट टर्म में तो फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ज़्यादा महंगे साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो यूएस इकोनॉमी है उसको इमिग्रेंट्स की वजह से काफ़ी फ़ायदा ही मिला है, और इमिग्रेंट्स ने आकर बहुत सारा योगदान दिया है, और ये एक विन विन सिचुएशन रही है, जहाँ की इमिग्रेंट्स ने भी अपने लिए एक अच्छी जीवन शैली अमेरिका में प्राप्त की है, और दूसरी तरफ अमेरिकन इकोनॉमी को भी उनके श्रम से लाभ मिला है, और अमेरिका टेक्नोलॉजी सहित कई सारे क्षेत्रों में विश्व का नंबर 1 देश बन पाया है। आगे एडिटोरियल बताता है कि अब यूएस जो ग्लोबलाइजेशन का हमेशा से चैंपियन कहा जाता था, वो अब प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहा है, और उसने ग्लोबलाइजेशन को करीब करीब छोड़ दिया है। और जो अमेरिकन ड्रीम कहा जाता था, जो कि वो कल्पना है कि अमेरिका में जाकर हर व्यक्ति एक अच्छे जीवन को जी सकता है, और वहाँ हर कुछ आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, ना कि आप कहाँ पैदा हुए हैं और आपके साथ क्या मुश्किलें जुड़ी हुई हैं। तो ये अमेरिकन ड्रीम भी अब खतरे में है, और साथ ही साथ ये जो अमेरिकन इकोनॉमी में इनोवेशन है और जो अमेरिकन इकोनॉमी की रिकवरी है, उसको भी गलत रूप से प्रभावित कर सकता है, ऐसा एडिटोरियल का मानना है। और जो तर्क इमिग्रेशन के खिलाफ दिए जाते हैं, और ख़ासतौर से अमेरिका में, वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है
कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो अमेरिकन वर्कर्स के रोजगार छीन लेते हैं, यानी कि जो जॉब अमेरिकन सिटीजन को मिलना चाहिए वो इमिग्रेंट्स ले लेते हैं। दूसरा, इमिग्रेंट्स की ज़्यादा संख्या में अमेरिका आने पर और कम तनख्वाह पे काम करने से जो अमेरिकन वर्कर्स हैं उनकी वेजेस भी कम हो जाती हैं। और तीसरी बात है कि जो जनरस वेलफेयर बेनिफिट्स हैं, यानी कि जो कल्याणकारी लाभ सरकार के द्वारा प्राप्त होते हैं अमेरिकी सिटीजन को, उसको भी जो इमिग्रेंट्स हैं वो हथिया लेते हैं। तो ये सारे आर्गुमेंट्स तो एक तरफ हैं, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि वास्तविकता कुछ और ही है। और आंकड़ों के द्वारा भी ये पता चलता है कि जो इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने अमेरिका की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और अब ऐसे कदम के द्वारा अमेरिका की इकोनॉमी को ही संकट झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो यूएस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इन वर्क वीज़ाज पे आश्रित है नए टैलेंट को अमेरिका में लाने के लिए। और बहुत सारी अमेरिकन टेक फर्मों ने पहले ही इस वीज़ा नीति का विरोध किया है। और अगर अल्फ़ाबेट की सीईओ, जो कि गूगल की होल्डिंग कंपनी है, ये आपको पता होना चाहिए, तो सुंदर पिचाई, जो कि खुद एक इमिग्रेंट हैं और H1B वीज़ा पर ही यूएस गए थे, उन्होंने भी कहा है कि जो इमिग्रेशन है उसी ने अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाया है और विश्व में पहले नंबर पे पहुंचाया है। और गूगल जैसी कंपनी में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। वहीं जो एलन मस्क हैं, टेस्ला कंपनी के मालिक, उन्होंने भी ये कहा है कि वो इस कार्रवाई से असहमत हैं। और उन्होंने कहा है कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो जो स्किल सेट अपने साथ लेकर आते हैं उससे नए जॉब्स, यानी कि नया रोजगार भी पैदा होता है अमेरिका में। और एडिटोरियल ये भी बताता है कि वर्क वीज़ा को निलंबित करने से अमेरिकन इकोनॉमी को भारी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि कई सारे ऐसे जॉब हैं जो कि इमिग्रेंट्स करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो अमेरिकी नागरिक हैं वो उस जॉब को या तो करने के लिए तैयार नहीं है या फिर उनके पास वो स्किल नहीं है उस जॉब को करने के लिए। तो ऐसे में जो अमेरिकी कंपनीज हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। और अंत में एडिटोरियल यही बताता है कि ये जो प्रतिबंध है ये ना तो अमेरिका के लिए ना ही भारत के लिए लाभकारी है। और भारत काफ़ी ज़्यादा H1B वीज़ा का लाभ लेता रहा है और भारत नंबर 1 पे है जो कि H1B वीज़ा जो सबसे ज़्यादा इशू होते हैं, और सेकंड नंबर पे चाइना है। और एडिटोरियल कहता है कि भारत का क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेक है H1B वीज़ा और वर्क वीज़ाज में, तो उसे यूएस से बात करनी चाहिए, ट्रंप सरकार से बात करनी चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि भारत और यूएस के अच्छे रिश्तों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो वीज़ा नीति है उसमें कंसिस्टेंसी हो और उसमें इस तरीके का अचानक उलटफेर ना किया जाए। साथ ही साथ एडिटोरियल का ये भी मानना है कि भारत में भी ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया जाना चाहिए कि आईटी सेक्टर में अच्छा काम भारत में ही हो सके। तो ये थे इस एडिटोरियल के की पॉइंट्स। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। तो की कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं H1B वीज़ा। तो ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, यानी कि इससे आप स्थायी रूप से यूएस में नहीं रह सकते हैं और इसके द्वारा आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है यूएस की कंपनीज में स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस में। स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस होते हैं जो कि आईटी में है, फाइनेंस में है, अकाउंटिंग में है, आर्किटेक्चर में है, इंजीनियरिंग में है, मैथ्स में, साइंस में, मेडिसिन में। तो इस तरीके के जॉब्स इसके अंतर्गत आते हैं। और जो H1B वीज़ा होल्डर्स हैं वो अपने स्पाउस को, यानी कि जो उनके जीवन साथी हैं उनको, और अपने बच्चों को जो कि अनमैरिड हैं उनको H4 वीज़ा के अंतर्गत ला सकते हैं। तो H4 वीज़ा होता है डिपेंडेंट्स के लिए। और H4 वीज़ा को काम करने की अनुमति नहीं है यूएस में, लेकिन अगर वो H4 EAD वीज़ा ले लेते हैं तो उनको काम करने की अनुमति मिल जाती है। और EAD का यहाँ मतलब है एम्प्लॉयमेंट ऑथोराइजेशन डॉक्यूमेंट। अब देखते हैं भारत और H1B वीज़ा का संबंध। तो भारतीय सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं H1B वीज़ा के, और हर 4 में से 3 H1B वीज़ा धारक भारतीय हैं। ये 2018 के डेटा के अनुसार है। और अभी भी जो H1B वीज़ा हर साल इशू होते हैं, नए H1B वीज़ा, उनकी संख्या करीब करीब 85,000 होती है और इसमें से 70% जो H1B वीज़ा हैं वो भारतीयों को मिलते हैं। तो ये जो अभी नया कदम है ट्रंप सरकार का, इससे भारतीयों के लिए दिक्कत जरूर होगी और उनके जो एम्प्लॉयमेंट के चांस हैं यूएस में वो कम हो जाएंगे। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन कार्ड क्या होता है। तो ग्रीन कार्ड होता है परमानेंट रेजिडेंसी। यूएस की जब ली जाती है तो उसे ग्रीन कार्ड कहा जाता है और इसका ऑफिशियल नाम है परमानेंट रेजिडेंट कार्ड। और ये अलाउ करता है किसी भी व्यक्ति को
यूएस में रहने के लिए और काम करने के लिए परमानेंटली, अगर आपको वहाँ ग्रीन कार्ड मिल गया है। तो आइए अब इसके बाद देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे जो भिन्न प्रकार के वीज़ा हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि H1B वीज़ा क्या है, H1A वीज़ा क्या है, H4 क्या है, L1 कब इशू होता है। तो इस तरीके से आपको सभी प्रकार के वीज़ा के बारे में एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो प्रीलिम्स में तो ऐसा ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मेंस की बात की जाए तो H1B वीज़ा का क्या इंपॉर्टेंस है भारतीय IT सेक्टर के लिए और किस तरीके से अब IT सेक्टर को अपनी डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए इस H1B वीज़ा पर। तो इस तरीके के प्रश्न के लिए आपको तैयार होना चाहिए। साथ ही साथ इस तरीके का जो वीज़ा रूल में बदलाव लाया गया है यूएस की तरफ से, तो इससे भारत और यूएस के रिश्ते किस तरीके से प्रभावित होते हैं, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।